हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ध्यान दीजिए कि हर एक जगह इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कृपया करके मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है कम से कम आपका जो स्कोरिंग हो 22, 23, 24 के आसपास हो, तब तो जान लो आप बेहतर कर पाओगे, क्योंकि वैसे भी 3-4 क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ स्टैंडर्ड के होते हैं। फिर भी आपको हमेशा याद रखना है कि 20 से 22, 24 के आसपास ही रहना है, या कोशिश आपकी ये रहे कि 25 में 25 क्वेश्चन आप जो है सही कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जिस किसी को हमारे पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स या हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वो विजिट करें हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है study91.org। वहाँ विजिट करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोज आते हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सकें और आप उनको ध्यानपूर्वक देख सकें। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये येलो कलर का जो आपको लिंक लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर आपको इस पीडीएफ से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ विजिट करके इस पूरी टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं कि कितने वीडियोज़ अब तक पढ़ाए गए हैं। और आज का जो सीरीज है ये टेस्ट नंबर 4 है, यानी चौथे टेस्ट को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, और इसके पहले 3 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आइए देखते हैं कि आज के लिए क्या क्या नया है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून को पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, दल बदल अधिनियम। दोस्तों मैंने आपको पॉलिटी में ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर सभी विषयों की डीप क्लासेस भी आपको दी जा चुकी हैं, तो अब आपका उत्तर देना बड़ा आसान बन जाता है। मैंने आपसे कहा था कि द से दल बदल, और द से होता है 10वीं, ठीक है। तो याद रखिए, द से दल बदल, द से 10वीं अनुसूची। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दल बदल का जो कानून है ये 10वीं अनुसूची में जो है लाया गया है, ठीक है। दल बदल कानून को एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत भी जाना जाता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके माध्यम से इसको शामिल किया गया था, ठीक है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन, कितना, 52वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, यानी चौथा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा रंध्र को क्यों बंद कर देता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा और उसके बाद ही आप उत्तर दीजिएगा। कह रहा है जब प्रकाश संश्लेषण, आपको पता है कि पौधे जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं, उसके माध्यम से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ये उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो पौधा रंध्र को बंद क्यों कर लेता है, ठीक है। याद रखिए, ऐसा इसलिए होता है कि पानी के नुकसान को रोकने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है। याद रखिए, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। वैसे तो अगर हम बात करें मोटी मोटा, तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है, ठीक है। चाहे हम सूर्य का प्रकाश कर ले, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो भी, उजाला अगर है थोड़ा बहुत भी, तो भी उनका काम चल जाता है, ठीक है। तो प्रकाश खासकर चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मस्ट है, ठीक है। तो उसी से लेकर वो खाना बनाता है, बाद में हमको ऑक्सीजन जो है वहाँ से छोड़ देता है, उसके अणु ऑक्सीजन वहाँ से बाहर आ जाते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो याद रखिए, रंध्र को इसलिए बंद कर देता है, क्यों, क्योंकि पानी को नुकसान होने से बचाने के लिए या रोकने के लिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कुपिका। कुपिका डैश कह रहा है किसके भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं। बताइएगा जरा ध्यान से सोच के कि कुपिका किसके कुपिका मतलब एक कोई है यहाँ पे, सही होगा फेफड़ा, वृक्क, यकृत या हृदय के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं। तो आपको ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, और आप इसको बता भी लोगे। याद रखो, फेफड़े, कुपिका जो होता है फेफड़ों के भीतर होते हैं और गुब्बारे जैसी संरचना के रूप में होता है। कुपिका को दोस्तों अल्वियस भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। आप एक बार उसको खोल के देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको, जो कुपिका होता है, कुपिका जैसे एक बैलून जैसी संरचना होता क्या है ना, कि फेफड़े में जब हम सांस लेते हैं, यानी जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उस समय ये फूल जाता है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो ये जो है पिचक जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, होती कहाँ पर, ये कुपिका जो है इसी में बड़ा सहयोग देती है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुपिका कहाँ होती है, फेफड़े में होती हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संपदा। संपदा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के कृषि समुद्री प्रसंस्करण विकास योजना को PMKSY नाम दिया गया है। PSKSY में के का अर्थ क्या है, वो ध्यान से सोच के बताइएगा। इसमें
के का अर्थ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो के, अब एक बात बताओ यार, यहाँ पे बोल रहा है कि ये कृषि वाली संबंधित योजना है। पहला ऑप्शन दे रहा है किसान, कृत्रिम कौशल या कल्याण। तो जाहिर सी बात अगर कृषि से संबंधित हो तो यहाँ पे आप जो है चूज करके भी बता सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, आपका किसान होना चाहिए। किसान आपका राइट आंसर होगा, और वाकई यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, वो किसान ही है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और ये जरूरी है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते, बट मैंने आपसे कहा ना कि कुछ क्वेश्चन वो जानबूझ के कठिन दे देता है। आगे है, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है। फिर से सुनिए, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है। तो ऐसा करने में चीन जो है दूसरे नंबर पे आ चुका है। इसके पहले फ्रांस ने बनाया था, और अभी क्या हो गया, चीन आगे आ गया। तो इसको याद रखिएगा। फोटोवोल्टिक माने होता है दोस्तों सौर सौर राजमार्ग। ठीक है, सौर राजमार्ग का सफलतापूर्वक अभी निरीक्षण किया था 2017 में चीन ने। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ने 2016 में ठीक उससे एक साल पहले किया था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों शीशे की जो सड़क है उसमें भी किसका नाम आता है, तो चीन का नाम आता है शीशे की सड़क पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा आपका चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है 1923 के में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ठीक है, चितरंजन दास भी इनको बोलते थे। मोती, यहाँ माती नहीं रहेगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू रहेगा। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा जो, और सी आर दास के साथ मिल करके इन्होंने 9 जनवरी 1923 को दोस्तों याद रखेगा ये पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों मुझे लगता है आप तभी बता सकते हो जब आपको ये पता हो कि किस टाइम की घटना है, क्योंकि ऐसा हुआ था 1935 में। कुछ याद आया आपको? अरे 36-37 के दौरान 1935 के में चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद 36-37 के आसपास ये प्रांतीय चुनाव हुए थे, और 11 राज्यों में, ठीक है, 11 राज्यों में चुनाव हुआ था। मद्रास था, उसमें बिहार था, उड़ीसा था, संयुक्त प्रांत था, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, आपका बंगाल, पंजाब, सिंध, असम, यही सब थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और उस समय जो वायसराय था लिनलिथिगो था। कौन था लिनलिथिगो? अब देखो थोड़ा सा आप सेंस लगा सकते हो। देखो लॉर्ड इरविन की बात करोगे तो इरविन तो काफ़ी पहले था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जिस समय भगत सिंह को फांसी दिया गया था, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आपका पूना पैक्ट वगैरह हुआ था, उस समय में था इरविन। करजन की बात करेंगे तो ये तो बंगाल विभाजन के समय था, उसका दूर दूर का नाता रिश्ता है। माउंट बेटन जो था वो आज़ादी के समय था 1947 में। यानी आपका बचा कौन? लॉर्ड लिनलिथिगो। तो ऐसे भी करके आप सही उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखेगा। तो आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ आपको पढ़ाई जा चुकी है। किसी बल्ब का शक्ति सीमांक क्या होगा यदि इनमें से 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट है? फिर से बताइए, किसी बल्ब का शक्ति सीमांक क्या होगा यदि इसमें 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट है? जल्दी से सोच के बताइए दोस्तों। तो इसमें आपका क्या होगा? फिलहाल तो लगेगा, देखो इसमें फार्मूला लगता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो याद रखो एम्पियर इंटू वोल्ट करना। एम्पियर दे रहा है 0.3 और वोल्ट दे रहा है आपका 240 वोल्ट, और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 0 4 3 12 3 दूना 6 7 720, और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। आपका क्या आ गया? 72। और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट, अगर इस तरह के फार्मूला आपको पता है तब तो आप कर पाओगे। और अभी मैं फार्मूला आपको एकदम बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, वो इसलिए क्योंकि ये फिजिक्स का मैटर है, अभी मैं इसको पढ़ाया नहीं हूँ, तो जब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला है गति से समीकरण v बराबर, ओहो यहाँ पे एक मिस्टेक है दोस्तों, स्मॉल v पहली बात रहेगा, स्मॉल u भी रहेगा, प्लस ए टी रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है। तो याद रखें v बराबर u प्लस ए टी में u जो है ये किसको प्रदर्शित करता है? u। तो दोस्तों u होता है हमेशा प्रारंभिक वेग। क्या होता है? u हमेशा, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग होता है। v जो होता है दोस्तों ये अंतिम वेग को माना जाता है। ठीक है, और a जो होता है इसको एक्सलेशन बोलते हैं, त्वरण बोला जाता है। ठीक है, और t जो होता है समय को इंडिकेट किया जाता है इससे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या होता है? v बराबर
U+80, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ कुछ अन्य समीकरण भी हैं, जैसे अगर हम यस को अगर एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम यस मान के चलते हैं तो उसको वहाँ पे मैंने आपको बताया था UT प्लस हाफ AT², ठीक है। ये सब तो आपको पढ़ाया गया त्वरण वगैरह वाले में, ठीक है, वेग के बारे में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल और भी अभी मैं क्लास लूँगा तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि सर इतना फटाफट आप बताते जा रहे हैं, तो अब भैया आप वीडियो देखिए, ठीक है, डीपली मैं पढ़ा चुका हूँ तब मैं बताते जा रहा हूँ। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में इसे किस नाम से जानते हैं, ठीक है, फिर से समझिए, चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन जापान और फिलीपींस, तो आप तुरंत आपके दिमाग में लोकेशन बनना चाहिए कि जो जापान है और जो फिलीपींस है इनका लोकेशन क्या है। दोस्तों अगर इनका लोकेशन चेक करोगे तो प्रशांत महासागर में आपको इनके लोकेशन मिलेगा, ठीक है। जापान और फिलीपींस का, जापान की राजधानी टोक्यो, फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला। और इसमें यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, टाइफून नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो नाम आता है वो क्या आता है, टाइफून नाम दिया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में आपको और जानना चाहिए। एक चीज़ और जानिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक कहाँ पड़ता है, अमेरिका और यूरोप के ठीक बीच में, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी प्रशांत में इनको हरिकेन नाम से जाना जाता है, ठीक है। जबकि फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, इसके आसपास के क्षेत्रों में टाइफून बोलते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों जरूरी हैं। कह रहा भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता ये कहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा स्तूप कहाँ पर है। तो ऐसे तो शुरुआत में कई जगह बने थे स्तूप, बट अगर आज के ज़माने में देखें तो स्तूप जो बचे हुए हैं वो ज़्यादातर आपके कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो स्तूपों का जो सबसे बड़ा सघनता था, सबसे बड़ा स्थान था, वो आपका मध्य प्रदेश था, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा सांची का स्तूप, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है जो कि रायसेन जिला में पड़ता है मध्य प्रदेश के, ठीक है। और एक बौद्ध तीर्थ स्थली के रूप में यह प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसको विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कालमों के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके लिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर टेबल मेन्यू कर लीजिए, ठीक है। टेबल मेन्यू में आके आप इस जो चीज़ को हटा सकते हैं, किसी भी कॉलम को हटाना हुआ, किसी या पंक्ति को हटाना हुआ या उसको चयन करना हुआ, ठीक है। तो ये सारा काम आपको वहीं से होगा, ठीक है, टेबल मेन्यू से। तो याद रखिएगा, अब जो लोग वर्ड एक्सेल पे काम करते होंगे ये दोनों जगह काम आ जाते हैं, तो आप वहाँ समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दे रहा है दोस्तों, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती हैं तो उसका परिणाम क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सोच के बताइएगा। उसका परिणाम शून्य होगा। क्रिया प्रतिक्रिया अगर एक ही पिंड पर, अरे भाई जैसे एक पिंड है, इधर से भी बल लगा दिया, इधर से भी बल लगा दिया, तो खड़ा रहेगा। या जिधर से बल ज़्यादा लगेगा, अगर एक तरफ से फोर्स कम रहेगा तो फिर इधर मूव करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक क्रिया प्रतिक्रिया और एक ही पिंड पर कार्य कर रहे, बता नहीं रहा कि किसका ज़्यादा किसका कम। तो ऐसे में आप क्या मानोगे, यहाँ मान लोगे कि न्यूटन का तीसरा नियम काम कर रहा है, ठीक है, कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तभी तो हम जो है चल भी पाते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परिणाम जो होगा वो शून्य माना जाएगा, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि विस्थापन होगा नहीं तो परिणाम शून्य हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, परम परम जो था ये पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन देखिए परम नाम के दो ऑप्शन दे दिए। अब आप क्या करोगे ऐसे में, तो याद रखिए दोस्तों, परम 8000 था। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम 8000 था। परम 800 नाम से कोई कंप्यूटर हमारे देश में नहीं है, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था, जब बना था स्टडी 91, 1991, याद रखिएगा। 1991 में परम 8000 कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण किया किसने कहा था, तो सी डैक ने किया था। किसने, सी डैक ने किया था, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या बोला जाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे, मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। मृदा मतलब मिट्टी, किसका उदाहरण होता है, तो दोस्तों इसको बिस्मांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिस्मांगी। समांगी माने क्या होता है, जब मिश्रण में एक समान चीज़ें आके मिल जाए उसको बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बिस्मांगी मतलब विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे, एक परमाणु होता है
अब इतना तो सभी को पता है कि परमाणु क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा पदार्थ का सबसे छोटा ज्ञात कण, सही हो सकता है। गैस का सबसे छोटा नहीं, गैस तो नहीं करेंगे। एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण, मतलब जो उससे ज़्यादा विभाजित नहीं हो सकता, जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। काफ़ी अच्छा डिफिनीसन है और आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। अगर सी वाला ऑप्शन ना दिया होता तो ऐसे में हम जो है एक वाला ऑप्शन टिक कर सकते थे कि भाई पदार्थ का जो सबसे छोटा ज्ञात कण है वो आपका क्या है, परमाणु कहा जाता है। बट यहाँ पर सी ज़्यादा सही उत्तर है। आगे, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, अगर कोई जल रिस रिस कर वह कहाँ जाता है, भूमि की तरफ जाता है, तो इस रिसाव प्रक्रिया को दोस्तों क्या नाम दिया जाएगा। तो याद रखिए, इसको अंतः स्पंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः स्पंदन। अंतः माने जल के अंदर, स्पंदन माने रिस रिस कर जाना। ठीक है, तो याद रखिए ये रिसने की प्रक्रिया ही अंतः स्पंदन कहती है, या हम ऐसे कह लें कि मिट्टी ने जल को सोख लिया है। ठीक है, याद रखिए। आगे, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था। तो 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी उसी समय प्रोग्राम लाया गया था। ठीक है, फिलहाल तो उनकी सरकार अगर बन गई थी मई जून के आसपास ही, बट ये सितंबर में लाया गया था। ठीक है, सितंबर 2014 का प्रोग्राम है और डेट मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं, बट इतना है कि सितंबर में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, तो घर बैठे बैठे जेम्स वाट ने काम किया था। ठीक है, जब वो देख रहे थे एक पानी बॉयल हो रहा था और उसके ऊपर ढक्कन लगा था, तो उस भाप की वजह से ढक्कन हिल रहा था, बस उसी समय इनका दिमाग काम कर गया और उसी टेक्निक पर इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जेम्स वाट होगा। ठीक है, आगे दोस्तों ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं। तो ये तो सभी को पता होगा कि ध्यानचंद जो है हॉकी खेलते थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और महान हॉकी प्लेयर के रूप में थे। इनकी मिसाल तो मैं नहीं दे सकता, इनके बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हिटलर जिस ज़माने में था उस ज़माने में ध्यानचंद जी थे और हिटलर ने इनको जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए आमंत्रित भी किया था और बहुत सारा रुपया पैसा सम्मान देने की बात किया था, बट इन्होंने उसके भी बात को ठुकरा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है भारत में और ध्यानचंद जी ये हॉकी से जुड़े रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 3 बार इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए, 1928 में, 1932 में और 1936 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध आ गया तो ओलंपिक ही रोक दिया गया अगले 8 वर्षों के लिए। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें तो आप जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। देखिए यहाँ भी कहीं हरि कृष्ण या इस तरह का नाम आता है ना, तो ज़्यादातर देखेंगे वो बांसुरी से ही कनेक्ट होता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम, तो दोस्तों ये तमिल संप्रदाय के द्वारा या तमिल समुदाय के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। थाईपुसम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थाईपुसम जो होता है ये जनवरी और फरवरी माह में इनके द्वारा मनाया जाता है, तमिल लोगों के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। टू कलर्स, तो ये किताब लिखा है दोस्तों गिलक्रिस्ट ने। ठीक है, गिलक्रिस्ट ने, एडम गिलक्रिस्ट पूरा नाम है, तो उनकी किताब है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और विकेट कीपर रहे हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं। ठीक, वही बात है। और एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में इनको जाना जाता है, सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में। तो इन्हीं के ऊपर एक किताब है, टू कलर्स। ठीक है, आगे है, मिन्स्क प्रोटोकॉल यूक्रेन, रूसी संघ डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुगांस्क लोक गणराज्य के बीच एक समझौता है जो किसके, डानबास के क्षेत्र के में युद्ध की समाप्ति के लिए किया गया था। ठीक है, अभी अपने आप में एकदम कठिन क्वेश्चन हो गया, एकदम हट के क्वेश्चन हो गया। तो याद रखिए यूक्रेन इसमें शामिल था दोस्तों, ये यूक्रेन से संबंधित ये है समझौता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए वाला हो जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अब ये तो एकदम अलग क्वेश्चन है, जब मेरे सामने ये क्वेश्चन आया तो मुझे खुद भी नहीं पता था, मैंने देखा इसके बारे में, बट बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं एग्जाम में। आगे, पाक जल संधि भारत के किस देश से, भारत को किस देश से अलग करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पाक जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए पाक जल संधि और वहीं आसपास में पड़ेगा आपका मन्नार की खाड़ी, ये दोनों आप जो है ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। दोस्तों आज मैं नीचे थोड़ा सा अच्छा काम करके रखा हूँ, देखिए ये जहाँ पर स्टडी 91 रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर हैं उनके लिंक मैंने डाल रखे हैं, तो जिस किसी को एंशियंट हिस्ट्री के वीडियो पढ़ना है वो क्लिक करे, बस उसके बाद उसको सारे वीडियो दिखाई देंगे। मिडवल को पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, ये जितना कुछ भी लिखा हुआ टोटल 20 प्लेलिस्ट हमारे पास यहाँ पर है। तो ये 20 में से जो भी आपको कुछ पढ़ना हो
वो सारा हमारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत एक नया पेज ओपन होगा और वहाँ से जा करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आया हो दोस्तों तो निवेदन है आप उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।